नमस्कार। देखिए, आज के इस वीडियो में हम भारत के जलवायु के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है किसी भी कंपटीशन लेवल के एग्जामों के लिए। और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक भी है, क्योंकि ये किसी को जल्दी समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो सही से सिस्टमेटिक ढंग से नहीं पढ़ते हैं कि कौन सा टॉपिक पहले पढ़ना है, कौन सा बाद में पढ़ना है। ये उनको नहीं आता है, जिस वजह से भारत की जलवायु उनको समझ में नहीं आता है। तो आज के इस वीडियो में हम उसी सही तरीका से पढ़ेंगे कि कब किसको पढ़ना है, ताकि आपको 100% जो है समझ में आ जाए। आप इस वीडियो में जानिएगा कि भारत के जितने भी राज्य हैं, उन राज्यों में किस मानसून के कारण वर्षा होती है, आने वाले मानसून के कारण कि जाने वाले मानसून के कारण। क्योंकि इससे प्रश्न जो है एग्जाम में पूछा जाता है, पूछेगा कि बताइए कि झारखंड में किस तरह वर्षा होती है, आने वाले मानसून से कि जाने वाले मानसून से। तमिलनाडु में कब वर्षा होती है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में वर्षा क्यों नहीं होती है। तो यह तमाम तरह की जानकारी जो है आपको आज के इस वीडियो में देखने को मिलेगा, और आप उसको अच्छे से समझ जाइएगा। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। अब आइए हम समझते हैं मौसम और जलवायु में क्या डिफरेंस होता है, यानी क्या अंतर होता है। तो देखिए, मौसम जो होता है, यह वायुमंडल में रोजाना होने वाले बदलाव को ही मौसम कहा जाता है। ठीक है। देखिए, वायुमंडल का मतलब क्या हुआ, आपके चारों तरफ जो हवाएं मौजूद है उसी को हम वायुमंडल कहते हैं। तो वायुमंडल में जो रोजाना बदलाव होता है उसी को हम मौसम कहते हैं। आप देखे होंगे कि अभी धूप निकला है, उसके जस्ट बाद क्या होगा कि बादल छा जाएंगे, बारिश होने लगेगी, उसके बाद आंधी तूफान आने लगेगा। तो ये तमाम तरह के बदलाव जो है रोजाना होते रहते हैं क्षणिक क्षणिक समय में। तो उसी को हम लोग मौसम के नाम से जानते हैं, उसी को मौसम कहा गया है। ठीक है। यह जो है अल्पकालीन स्थिति को दर्शाता है। अल्पकालीन स्थिति का मतलब बहुत कम समय का होता है, इसी स्थिति को दर्शाता है। तो उसी को हम लोग मौसम के नाम से जानते हैं। ठीक है। वही यदि जलवायु की बात करें, यानी क्लाइमेट, तो यह किसी भी देश का या फिर किसी क्षेत्र के लगभग 30 सालों का अध्ययन होता है। वहां पर जो है 30 सालों तक मौसम के अध्ययन किया जाता है, तब जाके मौसम के औसत मान निकाला जाता है और वहां की जलवायु को बताया जाता है। ठीक है। मान लीजिए कि कोई क्षेत्र है या फिर कोई देश है, तो वहां पर जो है 30 सालों तक मौसम का अध्ययन किया जाएगा, और तब जाके पता चलता है कि 30 सालों के अंदर देखा गया कि अधिकतर सालों में क्या यहाँ पर पड़ा है, गर्मी पड़ी है या फिर ठंडी पड़ी है। उस हिसाब से उस क्षेत्र की जलवायु को बताया जाता है। मान लीजिए कि कोई क्षेत्र है और वहां पर 30 सालों तक मौसम का अध्ययन किया गया, और पता चला कि 30 सालों में अधिकतर सालों में यहाँ पर जो है ठंडी पड़ी है। तो हम कह सकते हैं कि उस क्षेत्र की या फिर उस देश की जो जलवायु है वह ठंडी जलवायु है। ठीक है। तो इस तरह से अध्ययन किया जाता है, तब जाके किसी भी क्षेत्र की जलवायु के बारे में बताया जाता है। अब देखिए कि मौसम में ही 30 सालों तक क्या अध्ययन किया जाता है। तो देखिए, वहां पर वर्षा का अध्ययन किया जाता है। वर्षा भी किस में आएगा, मौसम के अंतर्गत आएगा। तो वर्षा का अध्ययन किया जाता है, तापमान का अध्ययन किया जाता है, वायुमंडलीय दाब के बारे में भी अध्ययन किया जाता है, और उसके साथ पवनों की दिशा का भी पता लगाया जाता है। ठीक है। तो ये सभी तरह की चीजों का 30 सालों तक अध्ययन किया जाता है, तब जाके उस क्षेत्र की या फिर उस देश की जलवायु के बारे में बताया जाता है। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर एक वर्ड आया है वायुमंडलीय दाब। तो समझिए इसको कि वायुमंडलीय दाब क्या होता है। देखिए, हमारे चारों तरफ बहुत सारी हवाएं हैं, हवाएं मौजूद हैं। तो वह सभी हवाएं जो है हम पर दबाव लगाती है। पृथ्वी पर मौजूद किसी भी वस्तु पर वह हवाएं दबाव लगाती है। उसी हवाओं के दबाव को हम लोग वायुमंडलीय दाब के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब देखिए, वो जब दबाव लगाती है तो वो दबाव हमें महसूस नहीं होता है। इसके पीछे रीजन है कि जब से हम लोग जन्म लेते हैं तभी से वो हम पर दबाव लगाती है, जिस वजह से हमें आदत हो गई रहती है वो दबाव महसूस करने की, सहने की। इस वजह से वह दबाव हमें महसूस नहीं होता है। ठीक है। लेकिन हवाएं दबाव लगाती है, उसी को हम लोग वायुमंडलीय दाब के नाम से जानते हैं। देखिए, एग्जाम में डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाता है कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो देखिए, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक जो है बहुत ज़्यादा हैं। उसमें से है पर्वत। पर्वत जो है यह जलवायु को प्रभावित करता है। अब कैसे करता है, तो देखिए, भारत में जो है हिमालय पर्वत है। तो हिमालय पर्वत साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं को रोक देता है, जिस वजह से भारत में जो है, भारत के सभी राज्यों में बर्फबारी नहीं होती है, यानी ज़्यादा ठंडा नहीं पड़ता है। अगर हिमालय पर्वत नहीं रहता तो भारत की जलवायु जो है ठंडी जलवायु हो जाती, क्योंकि साइबेरिया से ठंडी हवाएं आती और पूरे भारत में फैल जाती, जिससे बर्फबारी होती। लेकिन भारत की अभी जो है गर्म जलवायु है,
क्यों? क्योंकि हिमालय पर्वत है, ठीक है। तो पर्वत जो है ये जलवायु को प्रभावित करता है, ठीक है। उसके बाद है ऊंचाई। ऊंचाई बढ़ने से जो है तापमान में गिरावट आता है, यानी जितनी ऊंचाई पर हम जाते हैं ठंडी उतनी ही बढ़ती जाती है, और जितने नीचे आएंगे तापमान उतना बढ़ते जाएगा। तो ऊंचाई जो है यह भी जलवायु को प्रभावित करता है। उसके बाद है समुद्र से दूरी। देखिए, समुद्र वाले इलाके में रहिएगा तो वहां पर गर्मी ज्यादा पड़ती है, और जैसे जैसे हम समुद्र से दूर जाते हैं उतनी ही हमें ठंडी महसूस होती है। तो समुद्र से दूरी जो है ये भी जलवायु को प्रभावित करता है, ठीक है। उसके बाद पवन यानी पवनों की दिशा, हवाएं जो है ये भी जलवायु को प्रभावित करती है। हवाएं यदि बहेगी तो अपने साथ नमी लाएगी, जिस वजह से उस क्षेत्र में जो है ठंडी महसूस होगी। अगर हवाएं नहीं बहेगी तो वहां पर गर्मी महसूस होगी। तो ये हवाएं जो है यानी पवन जो है ये भी जलवायु को प्रभावित करता है। उसके साथ ही विषुवत रेखा से दूरी जो है ये भी जलवायु को प्रभावित करता है, ठीक है। तो इतना बात जो है आपको याद रखना है, ये सब कारक हैं जलवायु को प्रभावित करने वाले, ठीक है। अब आइए हम समझते हैं कि भारत की जलवायु कैसी है। तो देखिए, भारत की जो जलवायु है वह उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। देखिए, उष्ण का मतलब होता है गर्म, यानी भारत की जो जलवायु है वह गर्म जलवायु है, ठीक है। तो आइए अब हम जानते हैं कि भारत की जलवायु जो है उष्णकटिबंधीय क्यों है। तो देखिए, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि ये जो है ग्लोब है, यानी पूरा पृथ्वी है, और पृथ्वी के बीचों बीच एक लाइन खींचा गया है जिसका नाम है भूमध्य रेखा, ठीक है। तो ये जो है भूमध्य रेखा है 0 डिग्री पर, और इसके ऊपर है कर्क रेखा, और इसके नीचे है मकर रेखा, ठीक है। और आप ये भी जानते हैं कि सूर्य की जो किरणें हैं वह कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है। इसका मतलब हुआ कि इनके क्षेत्रों में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, क्योंकि सूर्य की किरणें इन पर लंबवत पड़ती है। तो ये जो आप छायांकित भाग देख रहे हैं यहाँ पर गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, तो गर्मी को कहा जाता है उष्ण, ठीक है। और ये जो है छायांकित भाग एक क्षेत्र है, तो क्षेत्र को कहते हैं कटिबंधीय। तो ये जो है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हो जाता है, ठीक है। तो इस छायांकित भाग को क्या कहा जाता है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है। अब देखिए, कर्क रेखा के ऊपर वाला जो भाग है, ये वाला भाग, यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है। क्यों ठंडी पड़ती है? क्योंकि सूर्य की किरणें जो है यहाँ पर तिरछी पड़ती है, लंबवत नहीं पड़ती है। इस वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है, ठीक है। यहाँ पर बर्फबारी होता रहता है। ठीक उसी प्रकार मकर रेखा के नीचे वाला जो एरिया है, यहाँ पर भी सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, जिस वजह से यहाँ पर ठंडी यानी बर्फबारी होती रहती है। अब आपको पता है कि कर्क रेखा जो है वह भारत को 2 भागों में बांट देती है, यानी भारत के बीचों बीच से गुजरती है कर्क रेखा, ठीक है। तो देखिए, जब बीचों बीच से गुजरती है तो भारत का जो दक्षिणतम हिस्सा है वह गर्म क्षेत्र में पड़ जाता है, और भारत का जो उत्तर वाला हिस्सा है वह ठंडी वाले क्षेत्र में पड़ जाता है, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि भारत के आधा हिस्सा में गर्मी और आधा हिस्सा में ठंडी पड़ता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि देखिए, बाएं तरफ जो है पाकिस्तान अफगानिस्तान में हिंदुकुश पर्वत है, और दाएं तरफ देखिए इमेज में कि हिमालय पर्वत है भारत में ही, ठीक है। तो ये दोनों पर्वत जो है, जो भी ठंडी हवाएं आती है भारत में तो उसको जो है रोक देती है, जिस वजह से भारत में कड़ाके की ठंडी नहीं पड़ती है पूरे भारत में। यानी पूरे भारत में आप नहीं सुने होंगे कि बर्फबारी हो रहा है। जो इन पर्वत इलाकों के नज़दीक में जो भी राज्य हैं उन्हीं राज्यों में थोड़ा मोड़ा जो है बर्फबारी देखने को मिलता है और ठंडा देखने को मिलता है। भारत में जो है उतना ठंडी नहीं पड़ती है, क्योंकि ये दोनों पर्वत जो है जो भी ठंडी हवाएं आती है उसको रोक देता है। जैसे देखिए कि रूस यानी साइबेरिया से जो ठंडी हवाएं आती है उसको हिमालय पर्वत जो है रोक देता है, जिससे भारत में कड़ाके की ठंडी जो है नहीं पड़ती है, ठीक है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो भारत में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है। क्या पड़ती है? गर्मी। इसलिए भारत की जलवायु को कहा गया है कि भारत की जो जलवायु है वह उष्ण कटिबंधीय जलवायु है, ठीक है, क्योंकि भारत में सालों भर सबसे अधिक गर्मी पड़ती है। अब देखिए, इसी में एक शब्द जोड़ा गया है मानसून। तो देखिए, मानसून जो है यह अरबी भाषा का शब्द है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मानसून किस भाषा का शब्द है, तो अरबी भाषा का शब्द है। इसका उत्पत्ति जो है मौसम शब्द से हुआ है।
मानसून शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुआ है? तो मौसम शब्द से हुआ है, ठीक है। और मौसम का अर्थ होता है ऋतु के अनुसार दिशा बदलने वाली पवनें। ऋतु के अनुसार दिशा बदलने वाली पवनें यानी हवाएं, ये मौसम का अर्थ है, ठीक है। यानी वैसे पवनें जो मौसम के अनुसार यानी ऋतु के अनुसार अपनी दिशा को बदलती है, तो वह मौसम का अर्थ हो जाता है, ठीक है। जैसे ग्रीष्म ऋतु में उसकी दिशा अलग हो जाएगी, वर्षा ऋतु में पवन की दिशा अलग हो जाएगी, शीत ऋतु में हवाओं की दिशा यानी पवनों की दिशा अलग हो जाएगी। तो मौसम का यही अर्थ हो जाता है कि ऋतु के अनुसार दिशा बदलने वाली पवनें, ठीक है। अब आइए हम एक छोटा सा टॉपिक समझते हैं जो कि आगे की चीज़ों को समझने के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। देखिए, आपको पहले से पता है कि जो गर्म हवा होती है वह हल्की होती है, ठीक है। गर्म हवा कैसी होती है? तो हल्की होती है। तो जाहिर सी बात है कि जब हल्की होगी तो वह हमेशा ऊपर की तरफ भागेगी। जो भी गर्म हवा होती है वो हमेशा कहाँ भागती है? ऊपर की ओर, क्योंकि वो हल्की हो जाती है। और आपको यह भी पता है कि हम सभी पर हवाएं जो है दबाव लगाती है, जिसको हम लोग वायुमंडलीय दाब के नाम से जानते हैं, ठीक है। हमारे चारों तरफ जो हवाएं हैं वो सभी हम पर दबाव लगाती है, उसी को हम लोग वायुमंडलीय दाब के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये कोई छोटा सा क्षेत्र है, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि ये क्या है? क्षेत्र है, ठीक है। और यहाँ पर जो है हवा मौजूद है। अब बताइए कि यहाँ पर जो हवा है वह दबाव लगाएगी कि नहीं लगाएगी? बिल्कुल लगाएगी, क्योंकि इस क्षेत्र में हवा है तो ये हवा जो है दबाव लगाएगी इस क्षेत्र पर। मान लीजिए कि यहाँ की हवाएं जो है गर्म होके ऊपर उठ गई। गर्म होके क्या हो गई? ऊपर उठ गई, क्योंकि गर्म होने से हवाएं हल्की होती है और हल्की होने के बाद इस क्षेत्र की हवाएं ऊपर उठ गई। अब बताइए कि यहाँ पर कोई दबाव लगाने वाला है? नहीं है, क्योंकि जो यहाँ पर हवाएं दबाव लगा रही थी वह हवाएं अब गर्म होकर ऊपर उठ गई है, यानी यह क्षेत्र जो है खाली हो गया है। अब यहाँ पर कोई भी दबाव लगाने वाला नहीं है। इस वजह से इस क्षेत्र का दबाव जो है घट जाएगा। दबाव का हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब दबाव कम होने का मतलब क्या होता है? लो प्रेशर, यानी इस क्षेत्र में लो प्रेशर हो जाएगा। क्यों लो प्रेशर हो जाएगा? क्योंकि इस क्षेत्र की हवाएं गर्म होकर ऊपर उठ गई है, तो दबाव लगाने वाला कोई भी नहीं है। इस वजह से इस क्षेत्र में जो है दबाव घट जाएगा, यानी लो प्रेशर यहाँ पर जनरेट हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए कि यहाँ पर लो प्रेशर क्यों जनरेट हुआ? क्योंकि यहाँ की हवाएं जो है भाग गई। क्यों भागी है? क्योंकि गर्म हो गई है। और गर्म क्यों हुई है? क्योंकि इस क्षेत्र का तापमान बढ़ गया था। और तापमान कैसे बढ़ता है? जब सूर्य की किरणें किसी क्षेत्र पर लंबवत पड़ती है, बहुत ज़्यादा पड़ती है, यानी उस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा जब गर्मी हो जाता है तो वहाँ का तापमान जो है बढ़ जाता है और हवाएं गर्म होकर भाग जाती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इस क्षेत्र का तापमान बढ़ा तो तापमान बढ़ने से गर्मी बढ़ा और यहाँ की हवाएं जो है गर्म होकर ऊपर भाग गई। इस वजह से दबाव लगाने वाला कोई नहीं रहा। इस वजह से इस क्षेत्र में लो प्रेशर जनरेट हो गया, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि जब भी किसी क्षेत्र का तापमान बढ़ता है तो वहां पर जो है लो प्रेशर हो जाता है। जब भी तापमान बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? लो प्रेशर। और ठीक इसी के विपरीत अगर तापमान घटेगा तो वहां पर हो जाएगा हाई प्रेशर। तापमान घटने से हाई प्रेशर, और जब भी किसी क्षेत्र का तापमान बढ़ेगा तो वहां पर हो जाएगा लो प्रेशर, क्योंकि जैसे ही तापमान बढ़ेगा तो उस क्षेत्र की हवाएं जो है गर्म हो जाएगी और गर्म होकर ऊपर भाग जाएगी, तो वहां पर दबाव लगाने वाला कोई नहीं रहेगा, यानी दबाव घट जाएगा। इसका मतलब वहां पर लो प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, ये जो क्षेत्र खाली हो गया है इसको भरने के लिए अगल बगल से हवाएं आएगी और इस क्षेत्र को भर देगी, क्योंकि यह क्षेत्र जो है गर्मी के कारण, तापमान बढ़ने के कारण यह क्षेत्र हवाओं से खाली हो गया है। यहाँ पर हवा नहीं है, लेकिन इसके अगल बगल जो है हवा है। तो इसके अगल बगल हवा होने का मतलब क्या है? हाई प्रेशर इधर है, इसके बगल में क्या है? हाई प्रेशर। तो बगल से हवाएं आकर इस क्षेत्र को भरेगी, बगल से हवाएं आकर इस क्षेत्र को क्या करेगी? भरेगी। तो आपको ध्यान रखना है कि हवाओं का जो दिशा होता है वह हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर होता है, क्योंकि इस क्षेत्र में लो प्रेशर है, हवा नहीं है, और इसके अगल बगल हवा है तो हाई प्रेशर है। तो अगल बगल से हवाएं आकर इस खाली स्थान को भरेगी, यानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं आएगी, ठीक है। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि हवाओं का जो दिशा होता है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर होता है, ठीक है। हवाओं का दिशा किधर से किधर होता है? तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। अब आइए हम आगे समझते हैं। देखिए, यह जो है पृथ्वी है
और पृथ्वी के बीचों बीच आपको पता है कि भूमध्य रेखा है, ठीक है। और भूमध्य रेखा के ऊपर है कर्क रेखा और भूमध्य रेखा के नीचे है मकर रेखा, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं। देखिए अब इन तीनों रेखाओं पर सूर्य की किरणें जो है लंबवत पड़ती है। आपको पहले से ही पता है कि सूर्य की किरणें जो है कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है। अब देखिए कब कब पड़ती है, तो देखिए सूर्य की जो किरण है वह भूमध्य रेखा पर 21 मार्च को लंबवत पड़ती है। यानी मार्च के महीना में सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती है। इसका मतलब हुआ कि भूमध्य रेखा पर मार्च के महीना में भीषण गर्मी पड़ता होगा। क्यों? क्योंकि मार्च के महीने में यानी 21 मार्च को सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ रही है, ठीक है। उसके बाद जो है भूमध्य रेखा से सूर्य की किरणें उत्तरायण होती है। अब उत्तरायण का मतलब क्या हुआ कि ऊपर की तरफ जाएगी, क्योंकि ग्लोब पर देखिए ऊपर की तरफ उत्तर होगा और नीचे की तरफ क्या होगा, दक्षिण। तो सूर्य की किरणें मार्च के बाद जो है उत्तरायण होती है। यानी मार्च के बाद क्या आता है, अप्रैल, मई और उसके बाद जून। यानी जून महीना में कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। किस तारीख को पड़ती है, तो 21 जून को। ध्यान रखिएगा कि सूर्य की किरणें जो है जून के महीने में 21 तारीख को कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है। तो जब जून के महीने में सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर पड़ेगी, इसका मतलब जो है कर्क रेखा वाले क्षेत्रों में भीषण गर्मी होगी, क्योंकि कर्क रेखा पर जून के महीने में सूर्य की किरणें वहां पर लंबवत पड़ती है। फिर उसके बाद जो है अब सूर्य की किरणें जो है दक्षिणायन होती है। इसका मतलब अब कर्क रेखा से नीचे आएगी। तो जून के महीने में कर्क रेखा पर पड़ रही है, तो जून के बाद क्या आता है, जुलाई, अगस्त और फिर सितंबर। फिर भूमध्य रेखा पर सितंबर के महीने में सूर्य की जो किरण है वो लंबवत पड़ती है। किस डेट को पड़ती है, तो 23 सितंबर को। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है कि सूर्य की किरणें जो है भूमध्य रेखा पर साल में 2 बार पड़ती है लंबवत, एक तो 21 मार्च को और दूसरा का 23 सितंबर को, ठीक है। और उसके बाद जो है सूर्य की किरणें और नीचे आती है, तो सितंबर में भूमध्य रेखा पर है। उस सितंबर के बाद क्या आएगा, अक्टूबर, नवंबर और फिर दिसंबर। यानी सूर्य की किरणें दिसंबर महीना में मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है। किस डेट को पड़ती है, तो 22 दिसंबर को, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि दिसंबर के महीना में जो मकर रेखा वाला क्षेत्र है वहां पर जो है भीषण गर्मी पड़ती होगी, क्योंकि 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है। अब आप जान गए कि जून के महीने में कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। और आप ये भी इमेज में देख रहे हैं या फिर पहले से भी जानते हैं कि कर्क रेखा वाले क्षेत्र में ही भारत आता है। यानी कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच से गुजरती है और जून के महीने में ही कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। इसका मतलब हुआ कि जून के महीने में कर्क रेखा वाला जितने भी क्षेत्र हैं वहां पर भीषण गर्मी होती होगी। और भीषण गर्मी होने का मतलब वहां पर तापमान क्या है, ज्यादा है। और जैसे ही तापमान ज्यादा होगा कर्क रेखा वाले क्षेत्रों में जून के महीने में, तो वहां की हवाएं जो है गर्म होकर ऊपर भाग जाएगी। भागेगी कि नहीं भागेगी, बिल्कुल भागेगी, क्योंकि सूर्य की किरणें जो है जून के महीने में कर्क रेखा पर पड़ती है। तो कर्क रेखा पर पड़ने के कारण कर्क रेखा वाला जो भी क्षेत्र है वहां का तापमान जो है बढ़ जाएगा। और तापमान बढ़ने के कारण है कि वहां की हवाएं जो है गर्म होकर ऊपर भाग जाएगी। अब वहां पर जैसे ही गर्म होकर हवाएं ऊपर भागेगी वहां पर दबाव कम हो जाएगा, यानी लो प्रेशर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, लो प्रेशर। लो प्रेशर वहां पर जो है कर्क रेखा वाले क्षेत्रों में हवा खाली हो जाएगा, वहां पर हवा नहीं रहेगा। अब अगल बगल से हवाएं आएगी कर्क रेखा वाले क्षेत्रों को भरने के लिए। तो किधर से हवा आती है, तो देखिए भूमध्य सागर के तरफ से, यानी नीचे से मकर रेखा वाले एरिया में से ये हवाएं जाती है, ठीक है, कर्क रेखा वाले क्षेत्रों को भरने के लिए। ठीक है, क्यों भरने के लिए जाती है, क्योंकि सूर्य की किरणें जून के महीने में कर्क रेखा पर पड़ने के कारण यहाँ जो है हवाएं यहाँ के गर्म होके हल्की हो जाती है, ऊपर उड़ जाती है और कर्क रेखा वाला क्षेत्र खाली हो जाता है। उस खाली स्थान को भरने के लिए मकर रेखा या फिर भूमध्य रेखा से हवाएं जाती है और कर्क रेखा वाले क्षेत्रों को भरती है। ठीक है, तो जब ये हवाएं जाती है तो यहाँ पर बहुत सारा समुंदर है, महासागर है, तो उनसे जो है नमी ले लेती है। जो मकर रेखा या फिर भूमध्य रेखा से हवाएं जाती है कर्क रेखा वाले क्षेत्रों को भरने के लिए, तो जैसे ही जाती है तो अपने साथ समुंदर महासागरों से जो है नमी ले लेती है और नमी लेकर जो है कर्क रेखा वाले क्षेत्रों में प्रवेश करती है या फिर भारत में जाके प्रवेश करती है, जिसको हम लोग मानसून के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग मानसून कहते हैं।
अब आप जान गए कि मानसून जो है उसकी उत्पत्ति कैसे होती है यानी कैसे आती है। लेकिन बात अब ये आती है कि जो हवाएं आती है समुद्र से वह भारत के तरफ ही क्यों जाती है, दाहिने तरफ ही क्यों जाती है, जबकि पृथ्वी तो घूर्णनशील है यानी पृथ्वी हमेशा घूम रही है। तो हवाओं को फेंका जाना चाहिए, लेकिन हवाएं जो है एक ही डायरेक्शन में जा रही है केवल भारत की तरफ, जबकि हवाओं को पूरा चारों तरफ घूमना चाहिए क्योंकि पृथ्वी तो घूर्णनशील है। तो देखिए इस दिशा को बताने के लिए, हवाओं की दिशा को एक्चुअल में बताने के लिए एक वैज्ञानिक है जिनका नाम था फेरल। ठीक है, फेरल नामक वैज्ञानिक ने बताया कि जो हवाएं होती है वह उत्तरी गोलार्ध में हमेशा दाईं ओर मुड़ जाती है। उत्तरी गोलार्ध में हमेशा किस ओर मुड़ती है, दाईं ओर। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि ये ग्लोब है और इस ग्लोब के ऊपर क्या है, उत्तर, और नीचे क्या है, दक्षिण। तो फेरल ने कहा कि जो हवाएं जब भी आएगी तो उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी तरफ मुड़ जाएगी और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ मुड़ जाएगी। ठीक है, यह बात किसने कहा, फेरल ने कहा था। तो ये उन्होंने हवाओं की दिशा बता दिया कि उत्तरी गोलार्ध में हवाएं हमेशा दाईं ओर मुड़ती है और दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं हमेशा जो है बाईं ओर मुड़ जाती है। और देखिए कि ग्लोब में उत्तरी गोलार्ध में भारत जो है दाईं ओर पर है, तो जब नीचे से यानी दक्षिण से जब हवाएं जाती है उत्तर में तो वह दाईं ओर मुड़ जाती है और दाईं तरफ ही क्या है, भारत है। इस वजह से मानसून जो है भारत में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, तो अब आइए हम समझते हैं कि भारत में मानसून कैसे प्रवेश करता है। तो देखिए भारत में वर्षा ऋतु में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन होता है। देखिए वर्षा ऋतु जो है जून से लेकर सितंबर तक के महीने को वर्षा ऋतु के नाम से जाना जाता है। तो वर्षा ऋतु में ही दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन होता है भारत में। अब देखिए इस मानसून को हम लोग दक्षिण पश्चिम मानसून क्यों कहते हैं, तो जरा इस दिशा में समझिए कि ये भारत का नक्शा है और इसी पर हमने दिशा बनाया है। ठीक है, तो ऊपर जो है उत्तर है और नीचे क्या है, दक्षिण। दाहिने तरफ है ईस्ट और बाएं तरफ है वेस्ट यानी पश्चिम। तो जो मानसून आता है वो पश्चिम और दक्षिण इन्हीं दोनों के बीच से भारत में प्रवेश करता है। जैसा कि आप इमेज में भी देख रहे हैं कि दक्षिण और पश्चिम के बीच में ही जो है मानसून प्रवेश किया है। इस वजह से इस मानसून को दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, देखिए भारत में कुल वर्षा का 75% वर्षा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है तो मानसून यानी वर्षा भी अपने आप में कितना परसेंट हो जाएगा, पूरे भारत में 100%। उसमें से 75% जो वर्षा होती है वह दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। ठीक है, तो देखिए जब भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून आता है तो वह दो भागों में बंट जाता है। जैसा कि आप इमेज में भी देख रहे हैं कि जो मानसून आया है वो कितने भाग में बंट गया है, तो दो भाग में। एक भाग हो जाएगा अरब सागरीय शाखा, क्योंकि इसी साइड क्या है, अरब सागर है, इस वजह से इसका नाम रखा गया है अरब सागरीय शाखा। ठीक है, और एक हो जाता है बंगाल की खाड़ी वाली शाखा, क्योंकि इधर बंगाल की खाड़ी है। इस वजह से जो मानसून आता है दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में जैसे ही प्रवेश करता है तो दो भागों में बंट जाता है। अब देखिए दो भाग में बंटने का कारण भी है क्योंकि भारत का जो निचला हिस्सा है वो त्रिभुजाकार है, मतलब नोखी की तरह है, जिस वजह से ये दो भागों में इसे बंट जाता है। एक हो जाएगा अरब सागरीय शाखा और दूसरा हो जाएगा बंगाल की खाड़ी वाली शाखा, और ये दोनों जो है भारत में ही प्रवेश करती है। अब आइए हम इसके बारे में विस्तार से समझते हैं। तो अब आइए हम सबसे पहले देखते हैं अरब सागरीय शाखा को। तो देखिए अरब सागरीय शाखा जो है सबसे पहले भारत में प्रवेश करती है और केरल के मालाबार तट से टकरा जाती है। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि यहीं पर क्या है, केरल है। तो केरल से ही सबसे पहले टकराती है जो मानसून आता है भारत में। कहाँ पर, तो केरल के मालाबार तट से टकराती है 1 जून को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न पूछेगा कि मानसून सबसे पहले भारत में कहाँ प्रवेश करता है, तो केरल में, केरल के मालाबार तट में। और किस तारीख को, तो 1 जून को वो प्रवेश करेगा। ठीक है, और उसके बाद जैसे ही केरल में प्रवेश करता है तो वहां पर मूसलाधार बारिश होती है, क्योंकि जो है नया नया मानसून है और बहुत ज्यादा वो अपने साथ पानी लेकर आया रहता है। इस वजह से केरल में सबसे पहले ही टकराता है। तो वहां पर 1 जून को या फिर जून के ही महीने में शुरुआत में
बहुत ज़्यादा वहाँ पर बारिश होती है, मूसलाधार बारिश देखने को मिलता है केरल में। ठीक है, अरब सागरीय शाखा पश्चिमी घाट से टकराते हुए आगे बढ़ती है। आपको ये भी पता है कि जो यहीं पर क्या है कि पश्चिमी घाट पर्वतमाला है, ये रहा इमेज में भी आप देख रहे हैं कि ये पश्चिमी घाट क्या है, पर्वतमाला है। तो पश्चिमी घाट पर्वतमाला से अरब सागरीय शाखा जो है टकराते हुए आगे बढ़ती है, और इसी के सीमा पर, इसी के बॉर्डर पर क्या केरल है, कर्नाटक है, गोवा है, महाराष्ट्र है। तो इन सभी इलाकों के, इन सभी राज्यों के सीमावर्ती एरिया में बारिश होती है, क्योंकि जो मानसून है वो पश्चिमी घाट से ही टकराती है, तो केवल इधर ही क्या होता है कि बारिश होती है। केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र के सीमावर्ती इलाका जो है, सीमा वाला इलाका, वहीं पर बारिश होती है, और पश्चिमी घाट के इस तरफ बारिश नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि पश्चिमी घाट के दाएं तरफ देखा जाए तो वृष्टि छाया में आ जाता है, क्योंकि पश्चिमी घाट पर्वत थोड़ा क्या है, ऊंचा है। तो ऊंचा होने के कारण जो बादल जो है दाएं तरफ नहीं आ पाते हैं पश्चिमी घाट के, तो वृष्टि छाया में आ जाता है, इधर बारिश नहीं होता है। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। और मानसून जो है इससे टकरा के आगे बढ़ता है। तो देखिए, अरब सागरीय शाखा पश्चिमी घाट से टकराते हुए आगे बढ़ता है, और आगे बढ़ते हुए आगे जाके 3 भागों में बढ़ जाता है। कितने भाग में बढ़ता है? तो 3 भागों में। एक शाखा जो है गुजरात के गिर पर्वत से टकराकर सौराष्ट्र वाले एरिया में बारिश कराता है। जैसे देखिए, ये अरब सागरीय शाखा आ रही है, और यहाँ पर जो है गुजरात में गिर पर्वत है, यहीं पर एक गिर पर्वत, तो गिर पर्वत से अरब सागरीय शाखा जो है टकरा जाती है, और गिर पर्वत के जो नीचे वाला ये एरिया है, इसको सौराष्ट्र वाला एरिया कहा जाता है। तो गिर पर्वत से जैसे ही मानसून टकराता है तो सौराष्ट्र वाले एरिया में क्या होती है, बारिश होती है। तो ये इसका पहली शाखा हो जाता है अरब सागरीय का। ठीक है, दूसरा शाखा की बात करें तो दूसरा शाखा जो है मध्य प्रदेश में जाता है, नर्मदा घाटी में। देखिए, नर्मदा घाटी में जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि ऊपर है विंध्याचल पर्वत और नीचे क्या है, सतपुरा पर्वत, और इन्हीं दोनों पर्वत के बीच से नर्मदा नदी बहती है, उसी को हम लोग नर्मदा घाटी के नाम से जानते हैं। तो नर्मदा घाटी में जो है अरब सागरीय शाखा का दूसरा भाग प्रवेश करता है, और इसी में जो है फंस जाता है, और मध्य प्रदेश में भयानक वर्षा होती है, क्योंकि मध्य प्रदेश में ही है विंध्याचल पर्वत और सतपुरा पर्वत, और इन्हीं दोनों पर्वत के बीच में अरब सागरीय शाखा का दूसरा भाग जो है फंस जाता है, और मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा वहाँ पर क्या होती है, बारिश होती है। ठीक है, लेकिन वही याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ में इससे बारिश नहीं होती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में यहीं पर देखिए कि मैकाल पर्वत है, और मैकाल पर्वत जो है इन बादलों को, इन मानसून को जो है रोक देता है, जिस वजह से छत्तीसगढ़ में वर्षा नहीं होती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि अरब सागरीय शाखा जो है 3 भागों में बढ़ जाती है। एक शाखा जो है चल जाती है गुजरात के गिर पर्वत से टकरा के सौराष्ट्र वाले एरिया में बारिश करती है, और दूसरा शाखा मध्य प्रदेश में बारिश करती है, विंध्याचल और सतपुरा पर्वत के बीच में, यानी कहें तो नर्मदा घाटी में। उसके बाद देखिए कि जो तीसरा शाखा है वह राजस्थान होकर सीधे निकल जाता है, लेकिन राजस्थान में बारिश नहीं होती है। देखिए, राजस्थान में बारिश क्यों नहीं होती है? क्योंकि देखिए, राजस्थान में तो अरावली पर्वत है, लेकिन फिर भी बारिश नहीं होती है, क्योंकि अरावली पर्वत का जो आकार है वह गड़बड़ आकार है। क्योंकि देखिए, अरावली पर्वत जो है उसका आकार लंबवत है, जिस वजह से मानसून जो है इसके अगल बगल से होकर निकल जाता है, और जब तक किसी मानसून को, बादल को नहीं रोक पाएंगे, जब तक हम उसको रोकेंगे नहीं, तब तक बारिश नहीं होगा। उसको रोकने वाला चाहिए, तभी जाके वो बारिश होगा। तो अरावली पर्वत जो है इस मानसून को नहीं रोक पाता है, क्योंकि इसका आकार ऐसे लंबवत है। अगर उसका आकार इस तरह रहता तो वह बादल को, यानी मानसून को रोक देता, जिससे राजस्थान में भी बारिश होती। लेकिन उसका आकार जो है इसे लंबवत है, इस वजह से मानसून यानी बादल अगल बगल से इसके होके निकल जाते हैं, और इससे होकर निकलते हैं तो हरियाणा और पंजाब में बढ़िया से वहाँ पर बारिश हो जाती है। ठीक है, उसके बाद हरियाणा और पंजाब में बारिश करते हुए ये जो मानसून है दिल्ली में जाती है, और दिल्ली में आप जानते हैं कि रायसीना की पहाड़ी है, तो रायसीना की पहाड़ी से टकरा कर दिल्ली में वहाँ पर वर्षा होती है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इससे जो है दिल्ली में वर्षा बहुत कम होती है। क्यों वर्षा कम होती है? क्योंकि रायसीना की पहाड़ी का जो हाइट है, यानी वो बहुत छोटा है, तो छोटे होने के कारण बहुत कम बादल को रोक पाता है। इस वजह से दिल्ली में बहुत कम बारिश होती है, और उसके ऊपर ऊपर से निकल जाता है मानसून, और मानसून आगे चला जाता है उत्तराखंड में। ठीक है, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि आगे मानसून जाता है उत्तराखंड में,
और उत्तराखंड में आप जानते हैं कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा पर्वत है, पठार है, हिमालय पर्वत वहीं पर है। तो हिमालय पर्वत से मानसून जाके टकरा जाता है और हिमालय पर्वत तो बहुत ऊंचा है, इस वजह से मानसून जो है हिमालय पर्वत को पार नहीं कर पाता और उत्तराखंड में ही मानसून रुक जाता है। और इसका नतीजा होता है कि उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा वहाँ पर बारिश होती है और वहाँ पर हिमस्खलन होने लगता है, मतलब पहाड़ें सब वहाँ पर ढहने लगती है, बाढ़ वगैरह वहाँ पर आ जाता है और वहीं पर मानसून जो है रुका रहता है, उसी उत्तराखंड के ऊपर जो है मंडरा रहा होता है और उसको पार नहीं कर पाता है क्योंकि वहीं पर क्या है, हिमालय पर्वत है। ठीक है। देखिए, मानसून जब भारत में प्रवेश करता है तो वह दो भागों में बढ़ जाता है, एक अरब सागरीय शाखा और दूसरा बंगाल की खाड़ी वाली शाखा। हमने जो है अरब सागरीय शाखा पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं बंगाल की खाड़ी वाली शाखा को। तो देखिए, बंगाल की खाड़ी वाली जो शाखा है ये भारत में यहाँ से प्रवेश नहीं करती है, वो यहाँ से जो है सीधे निकल जाती है। यही कारण है कि अरब सागरीय शाखा जो है यहीं पर प्रवेश करके केरल में वर्षा कराती है, लेकिन बंगाल की खाड़ी वाली शाखा यहाँ पर तमिलनाडु में वर्षा नहीं कराती है, क्योंकि यहाँ पर प्रवेश नहीं की तो तमिलनाडु में वर्षा नहीं होगा। इस वजह से प्रश्न पूछता है कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें जो है आने वाले मानसून या फिर दक्षिण पश्चिम मानसून या फिर बंगाल के खाड़ी वाली शाखा के कारण बारिश नहीं होती है, तो वह तमिलनाडु राज्य है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि आने वाले मानसून के कारण यहाँ पर बारिश नहीं होती है, जो मानसून लौटता है उसके कारण तमिलनाडु में वर्षा होती है। हम आपको आगे इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो देखिए, बंगाल की खाड़ी वाली शाखा सीधे निकल जाती है और सीधे निकलकर पहुंच जाती है मेघालय में। और मेघालय में आपको पता है 3 पर्वत है, जैसा कि आप इमेज में भी देख सकते हैं, गारो, खासी, जयंतिया। इन तीनों पर्वत से मानसून जो है टकरा जाता है और टकराने के कारण इसी में बवंडर की तरह घूमने लगता है, जिस वजह से मेघालय में भयानक वर्षा होती है, मूसलाधार बारिश होती है मेघालय में। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि मेघालय में ही मासिन राम स्थान है जहाँ पर विश्व में सबसे अधिक बारिश होती है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा कि विश्व में सबसे अधिक बारिश कहाँ पर होती है, तो मासिन राम मेघालय में होती है और यहाँ पर 3 पर्वत है, गारो, खासी, जयंतिया। इसी में मानसून जो है टकराता है, बादल टकराते हैं, जिसके कारण यहाँ पर बारिश होती है। ठीक है, लेकिन देखिए कि जो गारो, खासी, जयंतिया पर्वत है, इनकी ऊंचाई, इनकी हाइट जो है बहुत छोटी है, जिस वजह से मानसून इनके ऊपर से यानी बादल इनके ऊपर से हिल जाते हैं, पार कर जाते हैं और जैसे ही पार करते हैं तो असम में और अरुणाचल प्रदेश में जाकर वर्षा कराती है ये मानसून। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है। प्रश्न यदि पूछे कि असम या फिर अरुणाचल प्रदेश में किसके कारण बारिश होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण। शाखा अगर पूछे तो बंगाल की खाड़ी वाली शाखा के कारण। ठीक है, क्योंकि गारो, खासी, जयंतिया पर्वत के ऊपर से बादल जाके और असम में है मिकिर पर्वत, मिकिर पर्वत से जो है बादल टकरा जाते हैं, जिस वजह से असम में बारिश होती है और अरुणाचल प्रदेश में बारिश हो जाती है। ठीक है, उसके बाद देखिए कि जो बंगाल की खाड़ी वाली शाखा है वो मेघालय में ही गारो, खासी, जयंतिया से टकरा कर वो बाईं ओर मुड़ जाती है। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि वो बाईं ओर क्या हो गई है, बंगाल की खाड़ी वाली शाखा मुड़ गई है और बाईं ओर मुड़कर बिहार, उत्तर प्रदेश में वर्षा कराती है। ठीक है, तो बिहार, उत्तर प्रदेश में वर्षा होता है बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है कि बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से ही बिहार और उत्तर प्रदेश में बारिश होती है। ठीक है, और उसके बाद जो है बिहार और उत्तर प्रदेश के बाद बंगाल की खाड़ी वाली शाखा जो इधर हिमालय पर्वत है, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि ये कौन सा पर्वत हो जाएगा, हिमालय पर्वत। तो ये हिमालय पर्वत से ये मानसून यानी ये बादल जो है टकराते हुए आगे बढ़ते हैं और दिल्ली पहुंचते हैं। दिल्ली में रायसीना की पहाड़ी है, फिर वहां रायसीना की पहाड़ी से टकराकर फिर दिल्ली में बारिश होती है। तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है कि वैसा कौन सा शहर है जहां पर जो है 2 चरणों में बारिश होती है, यानी अरब सागरीय शाखा से भी बारिश होती है और बंगाल के खाड़ी वाली शाखा से भी, तो वह दिल्ली शहर है। ठीक है, आप अरब सागरीय शाखा में भी पढ़े कि यहाँ पर बारिश हुई थी दिल्ली में, और आप बंगाल के खाड़ी वाली शाखा में भी देख रहे हैं कि यहीं पर रायसीना की पहाड़ी से टकराकर दिल्ली में बारिश होती है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा कि दोनों शाखाओं से, दक्षिण पश्चिम मानसून के दोनों शाखाओं से दिल्ली एक ऐसा शहर है जहां पर बारिश होती है। उसके बाद देखिए कि बंगाल की खाड़ी वाली शाखा दिल्ली में बारिश कराती हुई और आगे बढ़ती है और हिमाचल प्रदेश में पहुंचती है, वहां पर बारिश कराती है। उसके बाद पंजाब में पहुंचकर फिर बारिश कराती है। ठीक है,
तो पंजाब में देखिए कि 2 बार बारिश होती है। एक तो आप पढ़े कि अरब सागरीय शाखा से भी पंजाब में बारिश हुई थी और उसके बाद बंगाल के खाड़ी वाली शाखा से भी पंजाब में बारिश होती है। यानी पंजाब एक ऐसा राज्य है जहाँ पर 2 चरणों में बारिश होता है और दिल्ली एक ऐसा शहर है जहाँ पर 2 चरणों में बारिश होता है। यानी दोनों के कारण वर्षा होता है, अरब सागरीय शाखा से भी और बंगाल के खाड़ी वाली शाखा से भी। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो इसका मतलब हुआ कि बंगाल की खाड़ी वाली शाखा और अरब सागरीय शाखा ये दोनों कहाँ पर मिलती है, तो पंजाब राज्य में मिलती है। क्योंकि दोनों से जो है पंजाब में बारिश होती है, अरब सागरीय शाखा से भी और बंगाल के खाड़ी वाली शाखा से भी। इसका मतलब दोनों कहाँ पर मिल जाती है, तो पंजाब राज्य में। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न पूछ सकता है कि दक्षिण पश्चिम मानसून की दोनों शाखाएं यानी बंगाल की खाड़ी वाली शाखा और अरब सागरीय शाखा ये दोनों कहाँ पर मिलती है, यानी किस राज्य में मिलती है, तो पंजाब राज्य में मिलती है। ठीक है, तो आप देखें कि मानसून सबसे पहले जो है केरल राज्य में प्रवेश करता है और सबसे बाद में किस राज्य में पहुंच रहा है, तो पंजाब राज्य में। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले दक्षिण पश्चिम मानसून जो है वो केरल में प्रवेश करता है और सबसे लास्ट में पंजाब राज्य में प्रवेश करता है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि भारत के सभी राज्यों में वर्षा हो रही है, जैसा कि आप देख भी रहे हैं, लेकिन क्या जम्मू कश्मीर में वर्षा नहीं होती है? तो देखिए, जम्मू कश्मीर में वर्षा जो है नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा पर्वत है। ठीक है, तो वह पर्वत जो है बादल को रोक देते हैं, जिस वजह से बादल जो है जम्मू कश्मीर या फिर लद्दाख में प्रवेश नहीं कर पाता है, जिस वजह से जम्मू कश्मीर में बारिश नहीं होती है। क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा पर्वत है। सबसे पहले जो है बादल को रोक देगा पीर पंजाल, क्योंकि सबसे नीचे है पीर पंजाल। उसके बाद जास्कर रोक देगा, फिर लद्दाख रोक देगा, उसके बाद काराकोरम रोक देगा। तो ये 4 पर्वत श्रृंखलाएं हैं जम्मू कश्मीर में जो बादलों को रोक देते हैं, उसको जाने नहीं देते हैं। और जब तक बादल जाएगा नहीं तब तक बारिश वहां पर होगी नहीं। इस वजह से जम्मू कश्मीर लद्दाख में जो है बारिश नहीं होती है। इसलिए प्रश्न पूछता है कि सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा लेह लद्दाख में। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लेह लद्दाख में जो है सबसे कम वर्षा होती है। क्यों? क्योंकि लद्दाख में जो है बादल पहुंच ही नहीं पाता है, जिस वजह से वहां पर बारिश कम होती है। तो लेह लद्दाख में सबसे कम वर्षा होती है भारत में। ठीक है, तो इस तरह जो है मानसून की दोनों शाखा 15 जुलाई तक पूरे भारत में फैल जाता है। डेट भी आपको ध्यान रखना है। 1 जून को भारत में प्रवेश किया, आप पढ़ें, और 15 जुलाई तक यानी जुलाई महीना में पूरे 15 जुलाई तक पूरे भारत में जो है मानसून प्रवेश कर जाता है। इसको ध्यान रखना है। अब आप पढ़ लिए कि मानसून के कारण भारत में जो है कैसे वर्षा होती है, और मानसून को हमने भारत में प्रवेश भी करा दिया पूरे भारत में। अब हम देखते हैं लौटता मानसून। देखिए, मानसून जो आता है वो मानसून लौटता भी है। ठीक है, और उस लौटते मानसून को भारत में उत्तर पूर्वी मानसून कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसकी दिशा जो है लौटते समय उत्तर पूर्व की ओर होती है। इस वजह से लौटते मानसून को उत्तर पूर्वी मानसून कहा जाता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब आइए हम मानसून को लौटाते हैं। तो देखिए, अभी आप पढ़ें कि जो अरब सागरीय शाखा थी वो उत्तराखंड में आकर रुक गई थी। क्यों रुकी थी? क्योंकि इधर हिमालय पर्वत था और हिमालय पर्वत की ऊंचाई ज्यादा थी, जिस वजह से बादल जो है रुक गए थे, उधर नहीं जा पा रहे थे। क्यों? क्योंकि हिमालय पर्वत की ऊंचाई ज्यादा है, तो वह उत्तराखंड में ही मंडरा रहे थे। ठीक है, तो देखिए, उत्तराखंड में बादल जो है सितंबर माह तक मंडराते रहते हैं और सितंबर माह में है वो लौटना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, सितंबर तक वहां पर मंडराते हैं और सितंबर में ही वो लौटना प्रारंभ करते हैं उत्तराखंड से। तो देखिए, अरब सागरीय शाखा जैसे गई रहती है, ठीक उसी रास्ते के माध्यम से वो लौट जाती है। जैसा कि आप इमेज में भी देख रहे हैं कि गुजरात के गिर पर्वत से टकरा कर फिर लौट गई है। इधर नर्मदा घाटी में गई थी, ठीक उसी प्रकार उल्टा लौट गई है, और इधर उत्तराखंड से लौट गई है और फिर आगे पूरा ये जिस तरह गई रहती है अरब सागरीय शाखा, ठीक उसी प्रकार वो लौट जाती है लौटते समय। ठीक है, सितंबर महीना में, सितंबर महीना के लास्ट तक। अब आइए हम बंगाल की खाड़ी वाली शाखा को लौटाते हैं। तो देखिए, बंगाल की खाड़ी वाली शाखा अभी आप पढ़ें कि वो पंजाब में जाके रुकी थी, यानी सबसे लास्ट में पंजाब में बारिश कराई थी बंगाल की खाड़ी वाली शाखा। तो वह ठीक उसी तरह लौटती है जैसे गई रहती है, पंजाब से ठीक उसी प्रकार लौटती है और फिर जो है उत्तर प्रदेश बिहार में थोड़ा मोड़ा बारिश कराते हुए आगे बढ़ती है ठीक उसी रास्ते से। लेकिन
झारखंड में राजमहल की पहाड़ी है और लौटते समय बंगाल की खाड़ी वाली शाखा झारखंड के राजमहल की पहाड़ी से टकरा जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक प्रश्न बनेगा कि झारखंड में बताइए कि किस मानसून के कारण वर्षा होता है, आने वाले मानसून के कारण कि लौटते मानसून के कारण। तो ध्यान रखिएगा, लौटते मानसून के कारण यानी उत्तर पूर्वी मानसून के कारण झारखंड में वर्षा होती है। आप तो ये नहीं पढ़े कि बंगाल की खाड़ी वाली शाखा जब आ रही थी तो झारखंड में प्रवेश की, ऐसा आप नहीं पढ़े। लेकिन लौटते मानसून यानी उत्तर पूर्वी मानसून के कारण जो है झारखंड में वर्षा होती है, क्योंकि झारखंड में राजमहल की पहाड़ी है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, राजमहल की पहाड़ी से उत्तर पूर्वी मानसून टकरा जाती है और दाईं ओर मुड़ जाती है, यानी नीचे मुड़ जाती है। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि ये राजमहल की पहाड़ी से टकरा कर नीचे की तरफ मुड़ गई है और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में चक्रवात ला देती है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है कि उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में किस मानसून के कारण बारिश होती है, तो उत्तर पूर्वी मानसून यानी लौटते मानसून के कारण। कौन सी शाखा होती है, तो बंगाल की खाड़ी वाली शाखा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है लौटते मानसून जो है बंगाल के खाड़ी से नमी ले लेता है और नमी लेकर यह बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, जिस वजह से चक्रवात ला देता है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में। तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में भयानक चक्रवात आता है उत्तर पूर्वी मानसून के कारण। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में चक्रवात के कारण भयानक वर्षा होती है और उसके बाद उत्तर पूर्वी मानसून यानी बंगाल की खाड़ी वाली शाखा और आगे बढ़ती है। तो आगे बढ़ने के क्रम में बंगाल की खाड़ी से उसको नमी मिल जाती है, बहुत ज़्यादा नमी मिल जाती है, जिस वजह से उत्तर पूर्वी मानसून में और ज़्यादा बल हो जाता है। ठीक है, और उसी के साथ जो है वह तमिलनाडु में प्रवेश करती है। ठीक है, आप पढ़े थे कि जब मानसून आया था तो तमिलनाडु में प्रवेश नहीं किया था, लेकिन जब बंगाल की खाड़ी वाली शाखा यानी उत्तर पूर्वी मानसून जब लौटता है, यानी जब उत्तर पूर्वी मानसून आता है तो वह तमिलनाडु में लास्ट में प्रवेश करता है। ठीक है, सबसे लास्ट में कहाँ प्रवेश करेगा, तमिलनाडु में। उत्तर पूर्वी मानसून अन्नामलाई और कार्डेमम की पहाड़ी से तमिलनाडु में टकरा जाती है, जिससे तमिलनाडु में ठंडी के दिनों में यानी उसको लौटते लौटते दिसंबर आ जाता है, तो ठंडी के दिनों में तमिलनाडु में भयानक वर्षा होती है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा तमिलनाडु में वर्षा देखने को मिलता है उत्तर पूर्वी मानसून के कारण। तो इससे आपसे प्रश्न पूछेगा कि उत्तर पूर्वी मानसून सबसे लास्ट में कहाँ पहुंचती है, तो तमिलनाडु में पहुंचती है। ठीक है, और तमिलनाडु में दिसंबर के महीना में बहुत ठंडी रहती है, तो उसी समय जो है वहां पर बारिश होती है लौटते मानसून के कारण। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। तो इस तरह आप देखें और समझे कि भारत से मानसून जो है दिसंबर लास्ट तक भारत से लौट जाता है। ठीक है, देखिए मानसून जो आता है भारत में वो जून महीना में आता है, तो उस समय भारत में रहती है वर्षा ऋतु। जून से लेकर सितंबर तक के महीने को वर्षा ऋतु के नाम से जाना जाता है। तो वर्षा ऋतु रहती है और जब मानसून लौटता है तो उस समय भारत में यानी सितंबर से मानसून लौटना प्रारंभ करता है, तो उस समय भारत में रहती है शरद ऋतु। सितंबर के बाद आती है शरद ऋतु। ठीक है, तो मानसून वर्षा ऋतु में प्रवेश करता है भारत में और शरद ऋतु में लौटना प्रारंभ करता है और दिसंबर माह तक जो है वो पूरे भारत से लौट जाता है। ठीक है, अब आइए हम उसके बाद पढ़ते हैं पश्चिमी विक्षोभ, जिसको हम लोग जेट स्ट्रीम भी कहते हैं। देखिए यह भी एक प्रकार का मानसून है जो भारत में प्रवेश करता है। ठीक है, यह भारत में पश्चिम दिशा से प्रवेश करता है, इसलिए इसको हम लोग पश्चिमी विक्षोभ के नाम से जानते हैं। देखिए ये क्या है, इसको हम समझते हैं। आप पूरे ग्लोब में देखिएगा तो यहाँ पर जो है भूमध्य सागर है। ठीक है, भारत से बहुत दूरी पर है भूमध्य सागर, और उसका इमेज जो है हम यहाँ पर बना दिए हैं। तो देखिए भूमध्य सागर के ऊपर से ठंडी के दिनों में, किस दिन में, ठंडी के दिन में, दिसंबर जनवरी ये सब के दिनों में, तो ठंडी के दिनों में भूमध्य सागर के ऊपर से हवाएं चलती है, बहुत तेजी से वहां पर क्या चलती है, हवाएं चलती है। उन हवाओं को जेट स्ट्रीम कहा जाता है। उन हवाओं को क्या कहते हैं हम लोग, जेट स्ट्रीम के नाम से जानते हैं, और वो एक प्रकार की हवा है। जैसा कि आप इमेज में भी देख सकते हैं कि ये भूमध्य सागर है और इसके ऊपर से देखिए कि ये हवाएं चल रही है, जिसको हम लोग जेट स्ट्रीम कहते हैं। ठीक है, अब देखिए भूमध्य जो है ये एक सागर है, तो सागर में चक्रवात उठेगा, तो जो भी चक्रवात उठा रहता है वह हवाएं जो है उस चक्रवात को लेकर चल देती है। ठीक है, क्योंकि भूमध्य सागर के ऊपर से ही वह हवाएं बह रही है, और उस अगर उसमें भूमध्य सागर में जो चक्रवात उठा है उसको वो लेकर चल जाएगी, उसको लेकर वो बहने लगेगी, तो वो चक्रवात को लेकर बहती है और बहते हुए भारत में चल आती है। ठीक है,
पश्चिम दिशा से कहाँ लेकर चलाती है, भारत में, जिसको हम लोग कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ। क्या कहते हैं, पश्चिमी विक्षोभ। देखिए पश्चिमी विक्षोभ जब भारत में आती है तो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में बारिश कराती है। ठीक है, राजस्थान में इसके कारण बारिश होता है। आप पढ़ें कि अरब सागरीय शाखा के कारण भी राजस्थान में बारिश नहीं हुआ था, बंगाल की खाड़ी वाली शाखा के कारण भी राजस्थान में बारिश नहीं हुआ था। तो राजस्थान में बारिश किसके कारण होता है, तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। देखिए राजस्थान में है अरावली पर्वत, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं। तो जब पश्चिमी विक्षोभ आता है तो अरावली पर्वत से टकरा जाता है, जिसके कारण राजस्थान के पश्चिम में वर्षा होती है। किसके कहाँ पर होती है, तो राजस्थान का जो पश्चिमी इलाका है वहां पर बारिश होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। वहीं पर है थार मरुस्थल, यानी थार मरुस्थल में पश्चिमी विक्षोभ के कारण बहुत ज्यादा वहां पर बारिश हो जाती है। अब देखिए पश्चिमी विक्षोभ में इतना ताकत नहीं रहता है, इसके कारण पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार, इन सभी राज्यों में बहुत कम बारिश होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। यदि आप उत्तर प्रदेश और बिहार के रहने वाले होंगे तो आप देखे होंगे कि जनवरी से फरवरी यानी ठंडी के दिनों में झिमिर झिमिर बारिश होती है। तो वह बारिश किसके कारण हो रही थी, तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण। देखिए पश्चिमी विक्षोभ जो है ये ठंडी के दिनों में आता है, यानी जनवरी फरवरी माह में, और उसी वक्त जो है रबी की फसल जो है बोया गया रहता है। तो रबी के फसल में गेहूं है और गेहूं उस समय बोया गया रहता है, और गेहूं के लिए जो है बहुत कम पानी चाहिए ठंडी के दिनों में। तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण पंजाब हो गया, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, इन सभी राज्यों में झिमिर झिमिर वर्षा हो जाती है। इस वजह से पंजाब के लोग जो है इस विक्षोभ को यानी इस मानसून को रबी फसल का टॉनिक कहते हैं। टॉनिक इसलिए कहते हैं क्योंकि झिमिर झिमिर वर्षा होती है जो गेहूं के फसल के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। ठीक है, और राजस्थान में इसको मावट के नाम से जाना जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों आपको ध्यान में रखना है कि राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ को मावट कहा जाता है और पंजाब में इसको रबी फसल का टॉनिक कहा जाता है। ठीक है, ये जो है बिहार में जाते जाते समाप्त हो जाती है। तो ये था पश्चिमी विक्षोभ। तो देखिए भारत में कुल 100% वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में कुल 75% वर्षा होती है कुल वर्षा का। वही लौटते मानसून के कारण यानी उत्तर पूर्वी मानसून के कारण भारत में कुल 12% वर्षा होती है, और पश्चिमी विक्षोभ के कारण भारत में कुल 3% वर्षा होती है। ठीक है, अब ये सब जो है मानसून है जो भारत में आते हैं और इनके कारण भारत में वर्षा होती है। लेकिन इसके आने से पहले भारत में वर्षा होती है स्थानीय पवनों द्वारा। ठीक है, ये जो तीनों मानसून है, दक्षिण पश्चिम मानसून, लौटता मानसून और पश्चिमी विक्षोभ, इन तीनों मानसून के आने से पहले भी भारत में वर्षा होती है स्थानीय पवनों के द्वारा। स्थानीय पवन का मतलब हो गया कि जो भारत में हवा है, जो भारत में हवाएं मौजूद है, उन हवाओं के द्वारा, तो उनको स्थानीय पवन कहा जाता है। तो उनके द्वारा भी भारत में बारिश होती है, क्योंकि भारत में भी नदियां हैं, तालाब हैं, बहुत सारा, यहाँ पर भी गढ़ा गुड़ी है। तो उनका पानी जो है गर्म होके ऊपर उठता है। ठीक है, गर्म होके वाष्प बन के क्या ऊपर उठेगा और वही जो है बादल बनेगा, और बादल बनने के कारण जो है वही पिघल कर गिरेगा, तो उसको हम वर्षा कहेंगे। तो स्थानीय पवनों के द्वारा भी भारत में वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में वह वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु का मतलब मार्च से लेकर मई तक का जो महीना होता है, उसी महीना में जो है स्थानीय पवनों द्वारा भारत में वर्षा होती है, क्योंकि यहाँ की नदी तालाब में जो भी पानी है वह गर्म होकर वाष्प बन के ऊपर जाता है और बादल बनता है, जिससे ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है भारत में, जिसको हम कहते हैं कि स्थानीय पवनों द्वारा बारिश हुई है। ठीक है, उस बारिश को यानी उस मानसून को भारत में पूर्व मानसून वर्षा कहा जाता है। पूर्व का मतलब क्या हुआ, पहले, यानी मानसून आने से पहले जो वर्षा होती है उसी को हम लोग कहते हैं पूर्व मानसून वर्षा। ठीक है, और इसका एक और नाम है आम्र वर्षा। तो आपसे प्रश्न भी पूछता है कि आम्र वर्षा या फिर पूर्व मानसून वर्षा कब है, कब होता है, तो ग्रीष्म ऋतु में या फिर मार्च से लेकर मई के महीने में। ठीक है, ये मानसून आने के पहले की वर्षा होती है जो भारत में स्थानीय पवनों द्वारा होती है। ठीक है,
और पूर्व मानसून वर्षा के कारण भारत में जो है 10% वर्षा होती है। कितने परसेंट वर्षा होती है? तो 10%। इस तरह देखा जाए तो भारत में कुल 100% वर्षा हम आपको बता दिए। दक्षिण पश्चिम मानसून से 75% वर्षा, लौटता मानसून यानी उत्तर पूर्वी मानसून से 12% वर्षा, और पश्चिमी विक्षोभ से 3%, और पूर्व मानसून से 10%। इस प्रकार टोटल 100% वर्षा भारत में हो जाती है। ठीक है।